अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे अ पार्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, दैट इज द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे सर्कुलर मोशन की। जैसे एक गाड़ी जब टर्न लेती है ऑन अ कर्व्ड रोड, इट्स अ केस ऑफ सर्कुलर मोशन। सिमिलरली जब एक बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये एक बॉडी है, ये ऐसे मूव कर रही है, so it's a case of circular motion. It's a case of circular motion. Similarly, ये body move कर रही है, is a case of circular motion. So there are many cases and situations of circular motion. लेकिन याद रखिए, imagine कीजिए कि एक body है जो move कर रही है in a circle. ये एक circle है और इसमें एक body move कर रही है, और जो body है उसका mass है m. राइट ये सर्कल का सेंटर है और ये रेडियस है r। याद रखिए, एक बॉडी को सर्कल में चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बॉडी पे वो फोर्स, जिस फोर्स की डायरेक्शन होगी towards the center of circle, वही फोर्स प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसी फोर्स की वजह से द बॉडी कैन मूव इन अ सर्कल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बॉडी को सर्कल में चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, और ऐसा फोर्स जो बॉडी पे मौजूद होगा और उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल कैन प्रोवाइड the centripetal force. मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज है, एक बॉडी यहां पे है और दूसरी बॉडी यहां पे है। दोनों का मास सेम है m एंड m। इनके बीच में एक फोर्स है विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और आप जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होती है उसी लाइन में जिस लाइन में आप इस दो बॉडीज को कनेक्ट कर सकते हो। सो इफ यू टेक अ लाइन दैट कनेक्ट्स दीज टू बॉडीज, स्ट्रेट लाइन एंड शॉर्टेस्ट लाइन, तो वो ये लाइन है। तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। इस बॉडी पे जो फोर्स होगा वो भी होगा इसके अवे, इस बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी होगा इससे अवे, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। तो वैसे इस बॉडी पे फोर्स की डायरेक्शन ये है, इस बॉडी पे फोर्स की डायरेक्शन ये है, और ये सेंटर ऑफ सर्कल। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज वेरी सिंपल, कैन दीज टू बॉडीज मूव इन अ सर्कल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स? क्या ये दो बॉडी सर्कल में चल सकती है बिकॉज ऑफ द फोर्स दैट आई एम शोइंग? द आंसर इज नो। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, सिर्फ वो फोर्स जो बॉडी पे मौजूद होगा और उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल कैन प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। आप देख सकते हो सेंटर ये है और फोर्स की डायरेक्शन देखिए कहां से है, इस पे यहां से, इस पे यहां से है। सो दीज टू फोर्सेस cannot provide the centripetal force because they are not going in the direction of center of circle. इसलिए these two bodies cannot move in this circle under the influence of gravitational force. All right? Okay. What about these two bodies? अगर हमारी बॉडी एक ये है और हमारी दूसरी बॉडी ये है, okay, now can they move in a circle? Can they move in a circle under the influence of gravitational force? चेक कीजिए, चेक कीजिए, चेक कीजिए। अगर आप चेक करेंगे, इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसी लाइन में, जिस लाइन से आप इनको कनेक्ट कर सकते हो, और वो लाइन ये है, इस लाइन से आप इनको कनेक्ट कर सकते हो।
स्ट्रेट लाइन से, पहले दो बॉडीज को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। अब बताइए इस पे फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज अवे, इस पे यही फोर्स होगा अवे। So this is the direction of force, this is the direction of force, and this is the center of circle, this is the center of circle। अब जरा बताइए this is the center of circle, this is the center of circle। अब आप ही बताइए क्या दोनों forces are they going in the direction of center, are they going towards the center of the circle? Yes, ये force is going towards the center of circle, ये force is going towards the center of circle, इसकी direction है towards the center, इसकी direction है towards the center। Yes, these two forces, the force on this body, ये इसको move कराएगा in a circle, and this force on this body, it will make this body move in a circle। Yes, in this situation the two bodies can move in a circle। reason simple है, इन पे जो gravitational force है वो gravitational force जा रहा है towards the center of circle, so these two bodies can move in a circle। alright, okay। ये centripetal force किसके बराबर होता है? F centripetal ये बराबर होता है mv square by r, mass of body, linear velocity of body and radius of circle। एक दूसरी इक्वेशन है F centripetal is equal to mr ओमेगा स्क्वायर। ये आया कहां से? सिंपल, मैंने v के बदले यूज किया, आप जानते हो v इज इक्वल टू ओमेगा r। तो अगर आप यहां पे चेक करेंगे ये आएगा m, v के बदले आएगा v स्क्वायर के बदले आएगा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, और नीचे एक r मौजूद है, एक r जाएगा तो ये आएगा m इज m, और एक r चला गया, एक r बच गया, सो एक r ओमेगा स्क्वायर। सो आप याद रखिए दीज आर द टू इक्वेशंस फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर बाय r ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स, mr ओमेगा स्क्वायर ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। राइट, डन। ओके, motion of a vehicle in a circle। एक व्हीकल है आपके पास और ये व्हीकल मूव कर रही इन ए सर्कल। हमें चेक करना पड़ेगा कि इस व्हीकल पे कौन सा ऐसा फोर्स होगा जो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। लेट्स विजुअलाइज। मान लीजिए आपकी गाड़ी है जो ऐसे है, गाड़ी ऐसे है, ये गाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल आई टेक दिस एज अ गाड़ी, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, और ये गाड़ी मूव कर रही इन अ सर्कल लाइक दिस, ठीक। और जिस सर्कल में ये मूव कर रही है, दिस सर्कल इज अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल होगा। और इस हॉरिजॉन्टल सर्कल को मैं कैसे बनाऊंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपको एक सर्कल बनाना होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उसको कैसे बनाना चाहिए? उसको ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे। दिस इज ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक। और इस पे आप एक व्हीकल को रखिए, लेट दिस बी द व्हीकल, ये व्हीकल है, ठीक है, ये व्हीकल है। आप जानते हो व्हीकल पे दो फोर्सेस होंगे, एक होगा mg डाउनवर्ड्स, दूसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स, और ये इस सर्कल का सेंटर है। मुझे बताइए इन दो फोर्सेस में कौन सा ऐसा फोर्स है विच कैन मेक दिस व्हीकल मूव इन अ सर्कल? हमने पहले ही बात की, ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल विल ओनली प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सिर्फ वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, और उसी की वजह से द बॉडी कैन मूव इन अ सर्कल। अगर आप चेक करें नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स, क्या ये नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर? द आंसर इज नो। क्या mg की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर? नो। इसका मतलब है n and mg cannot, they can't provide the centripetal force, can't provide centripetal force। अब आप ही बताइए फिर ऐसा कौन सा फोर्स हो सकता है जिसकी वजह से कोई भी व्हीकल होती है वो मूव करती है सर्कल, वो मूव करती है इन ए कर्व्ड रोड पे जब एक व्हीकल चलती है वो किस फोर्स की वजह से चलती है? इन दैट कर्व और इन दैट सर्कल। सो दैट फोर्स इज एक्चुअली हियर फ्रिक्शनल फोर्स। याद रखिए जब एक गाड़ी टर्न लेती है
सर्कुलर रोड पे चलती है या कर्व रोड पे चलती है या टर्न लेती है, तो याद रखिए उस वक्त जो फोर्स प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो एक्चुअली ना नॉर्मल हो सकता है ना mg हो सकता है। अब इन दो को छोड़ के गाड़ी पे कौन सा और ऐसा फोर्स हो सकता है, कौन सा और फोर्स हो सकता है इन दो के अलावा? इट कैन ओनली बी फ्रिक्शनल फोर्स, और उस फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए towards the center of circle. So now we can easily say कि ये जो फोर्स होगा frictional force, it must be directed towards the center of circle. So इसकी डायरेक्शन यहाँ से होनी चाहिए. So F frictional force towards the center. Alright, so we'll say कि जब एक गाड़ी सर्कल में चलती है, कर्व को नेगोशिएट करती है, कर्व्ड रोड पे चलती है, the frictional force acting on the vehicle is actually providing the necessary centripetal force. तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं F frictional force is equal to mv square by r. mv square by r. Alright, आप जानते हो कि जो frictional force है ये एक self adjusting force है, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन का वैल्यू कम है इस v का वैल्यू कम होगा, अगर फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा इस v का वैल्यू ज्यादा होगा। अगर हम चेक करेंगे ये v मैक्सिमम वेलोसिटी कब इस गाड़ी की कितनी हो सकती है, एट मैक्सिमम वेलोसिटी this f will be maximum. So at v max, at v is equal to v max, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उस वक्त f जो होगा, फ्रिक्शन जो होगा, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। और आप जानते हो मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू, मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू एस एन, होता है ना। तो हम लिख सकते हैं म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन ये जो v होगा ये मैक्सिमम होगा, है ना। तो हमें यह पता करना है एक गाड़ी की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, और हमने कहा मैक्सिमम वेलोसिटी एक गाड़ी की जब वो एक टर्न ले रही है, जब वो एक सर्कुलर रोड पे चल रही है, उस वक्त जब उसकी मैक्सिमम v मैक्सिमम होगा उस वक्त जो f होगा फ्रिक्शन ये भी मैक्सिमम होगा। सो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू एस एन, या हम लिख सकते हैं म्यू एन इंटू एम वी स्क्वायर बाय आर। और आप जानते हो ये जो n होता है n, आप देख सकते हो n अपवर्ड्स है एम जी डाउनवर्ड्स है, तो n एम जी को क्या करता है, बैलेंस करता है। इसे n के बदले आप क्या लिखेंगे, एम जी। सो यू आर गोइंग टू राइट म्यू n के बदले एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर मैक्स डिवाइड बाय आर। ऑलराइट, यहां पे m और m जाएगा, आपका जवाब आएगा v max इज इक्वल टू म्यू जी आर, क्योंकि v के ऊपर स्क्वायर है इसे यहां पे रूट चलेगा। सो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच अ व्हीकल कैन negotiate a turn, or with which a vehicle can move on a circular road. Maximum velocity ये उसकी होगी। Alright, शाबाश। Conical pendulum. Conical pendulum. Do you know what the conical pendulum is? मैं आपको दिखा सकता हूं what the conical pendulum should be like. It should be like this. It should be like this. ये पेंडुलम है, या पेंडुलम ले सकते हो, ये पेंडुलम का बॉब है, मीन जो बॉक्स है इसको मैं बॉब ले रहा हूं। कॉनिकल पेंडुलम, जब कॉनिकल पेंडुलम सर्कल में मूव करेगा, ये देखिए ये बॉडी मूव कर रही है सर्कल, एंड यू कैन सी जब इस सर्कल के में मूव कर रही है इट मेक्स ए कून, इट अपीयर्स टू बी मेकिंग ए कून। ये जैसे हमें लग रहा है कि एक कून बना रही है जब ये सर्कल में चल रही है, राइट। सो कॉनिकल पेंडुलम कुछ ऐसा ही है। कॉनिकल पेंडुलम इट इज लाइक आपने एक पेंडुलम लिया है और यू आर मेकिंग इट मूव इन अ सर्कल, इन अ सर्कल, और इसका सर्कल जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। इसलिए यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं एक बार फिर हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाऊंगा। आई मेक ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये मेरा हॉरिजॉन्टल सर्कल होगा लाइक ऐसे, ठीक है, और ये फिक्सर है और ये होगा हमारा कॉनिकल पेंडुलम। दिस इज आवर कॉनिकल पेंडुलम, और अभी ये सर्कल पे यहां पे पहुंच गया है। ऑलराइट, ठीक है, कॉनिकल पेंडुलम, राइट। लेट्स से जब ये पेंडुलम मूव कर रहा है इन अ सर्कल, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, जब ये मूव करेगा इन अ सर्कल, यू सी लाइक ऐसे, लाइक ऐसे, ठीक है। जब ये मूव कर रहा है इन अ सर्कल, जो इसकी स्ट्रिंग है
जिसकी लेंथ एल है, ये बना रहा है एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ऑलराइट, अब यहां पे फोर्सेस दिखाइए, कौन कौन सा फोर्स इस पेंडुलम पे लग रहा है। स्ट्रिंग जो है ये मासलेस है। ओके, जो पहला फोर्स यहां पे लग रहा है वो है एम जी, और दूसरा फोर्स जो स्ट्रिंग में होना चाहिए, इट हैज टू बी टेंशन, ये सिर्फ टेंशन होना चाहिए। सो दिस हैज टू बी द टेंशन टी। ठीक है, इस टेंशन को हमने रिजोल्व करना है। रिजोल्व करने के लिए मैं यहां पे एक वर्टिकल लूंगा और ये एंगल होगा थीटा। अब जरा रिजोल्व कीजिए, जहां से एंगल होगा वहां से कॉस कंपोनेंट आता है। सो वेल से यहां से कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, और यहां से एक कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा। अब बताइए, ये सेंटर ऑफ सर्कल है। अब बताइए, हमारे पास कुल मिला के अब 3 फोर्सेस है। टी को मैंने रिजोल्व किया, टी के बदले 2 कंपाउंड्स, एक है टी कोस थीटा, दूसरा टी साइन थीटा, और तीसरा है एम जी। मुझे बताइए इन 3 में से कौन सा ऐसा फोर्स है विच विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लगता है, वही फोर्स जिसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, वही प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और मेरे ख्याल से वो फोर्स है टी साइन थीटा, इजंट इट। सो आई से टी साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और ये टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा। सो आई राइट फर्स्ट टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि हमने कहा था कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़ा होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। ओके, दूसरा आएगा टी कोस थीटा, जो टी कोस थीटा है इट इज इक्वल टू एम जी। ऑलराइट, सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 2। सिंपली डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, यहां पर ही डिवाइड कीजिए। टी टी जाएगा, साइड में कॉस बनेगा tan, सो tan थीटा इज इक्वल टू एम, और एम जाएगा, ये बनेगा वी स्क्वायर बाय जी आर। Only V is equal to G R tan theta अंडर रूट। तो ये है कॉनिकल पेंडुलम की वेलोसिटी। ऑलराइट, ये R जो है, R इसका रेडियस है, ये R इसका रेडियस है। याद रखिए, ये R इसका रेडियस है। हो सकता है कल जो क्वेश्चन आया है उसमें R रेडियस ऑफ सर्कल मौजूद नहीं है, उसमें L स्ट्रिंग की लेंथ दी गई है, ये R का वैल्यू नहीं दिया गया। तो आप क्या करेंगे, इस R को रिप्लेस करेंगे बाय L। आप कैसे करेंगे, आप यूज कीजिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आप देख सकते हो, जिसमें एक साइड हाइपोटेन्यूज L है, परपेंडिकुलर R है, और ये थीटा है। सो यू कैन राइट साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज R and hypotenuse is L, isn't it? Sin theta is perpendicular by hypotenuse. इसका मतलब है R बराबर आएगा R is equal to L sin theta। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं V is equal to रूट ऑफ जी आर tan theta। इसके बदले हम लिख सकते हैं G, R के बदले हम लिखेंगे L sin theta, इंटू आगे क्या आएगा tan theta। तो ये एक्सप्रेशन भी आपको V का वैल्यू दे सकते हैं। V मीन्स लीनियर वेलोसिटी इन केस ऑफ ए conical pendulum. Done? So conical pendulum is done. Next is banking of road. Banking of road. आपने देखा होगा रोड्स पे जहां कर्व्ड रोड होता है, जहां पे गाड़ी को टर्न लेनी पड़ती है, वहां पे जो रोड का आउटर एज होता है वो थोड़ा रेज्ड होता है। जैसे ये रोड है, लेकिन अगर कहीं पे टर्न लेनी है, रोड में कहीं पे टर्न है, तो जो बाहर का साइड है ये थोड़ा रेज्ड होता है, ऊपर होता है। ठीक है, इस ऊपर को इस रोड को जिसमें जो आउटर साइड होता है वो ऊपर होता है देन द इनर साइड, इसको हम बैंकिंग कहते हैं। मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, अगर रोड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, फ्लैट है, तो ऐसे होगा। अगर रोड कर्व्ड है और जहां पे कर्व होगी वहां पे ये वाला एंड जो होगा ये रेज्ड होगा, ये ऊपर होगा, दैट मींस ये यहां पे होगा, ये यहां पे होगा। फिर जो इनर साइड है वो अपनी जगह होगा और ये एंगल बनेगा थीटा। गॉट इट? सो ये बन गया आपका बैंक्ड रोड। दिस इज बैंक्ड रोड, दिस इज बैंक्ड रोड। इस बैंक्ड रोड पे अब गाड़ी चलेगी, ये देखिए, और याद रखिए जो मैं गाड़ी दिखा रहा हूं ये गाड़ी का बैक साइड है,
ये गाड़ी का बैक साइड है। ऐसा मत समझे कि गाड़ी चढ़ाई के ऊपर जा रही है या गाड़ी चढ़ाई के नीचे आ रही है, ऐसा नहीं है। गाड़ी को आगे जाना, आगे, ये गाड़ी का बैक साइड है। इसे बैक साइड में मैं लिखूंगा टाटा, क्योंकि गाड़ी के बैक साइड में यूजुअली लिखा होता है टाटा। ओके भी लिखा होता है, किंग खान भी लिखा होता है, आपने देखा होगा किंग खान, या बॉडीगार्ड भी लिखा होता है ना। बहुत सारी चीज़ें लोग लिखते हैं गाड़ी के बैक साइड में, जो बैक शीशा होता है रियर वाला, वहाँ पे अक्सर ये चीज़ें लिखी होती है। तो यहाँ से हम पता कर रहे हैं कि ये गाड़ी का बैक पोर्शन है, ठीक है, और गाड़ी आगे जा रही है। ये ऊपर नहीं जा रही है, ये नीचे नहीं जा रही है, ये आगे जा रही है, और ये बैंकड रोड पे है, जिस रोड में ये वाला साइड रेज्ड है और ये वाला साइड नीचे है, और ये थीटा है। दिस इज द बैंकिंग एंगल। अब सवाल ये है, हम रोड को बैंक क्यों करते हैं एट द कर्व्स? सिंपल, हम फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। याद देखिए, जो फ्रिक्शन होता है इसका वैल्यू चेंज होता है जब बारिश आती है, फ्रिक्शन चेंजेस। जब बर्फ होती है, बर्फी रोड पे फ्रिक्शन का वैल्यू बहुत कम होता है। इसलिए ये फ्रिक्शन आपको कभी कभी धोखा भी दे सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर फ्रिक्शन का वैल्यू कम होगा, याद रखिए, अगर फ्रिक्शन का वैल्यू कम होगा फिर वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता है। अगर उसने नहीं किया तो आपकी गाड़ी स्किड हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए फ्रिक्शन पे अगर हम डिपेंडेंट ना रहें, तो फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड ना करें, फिर कौन सा फोर्स ऐसा है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा बैंकिंग रोड पे? ये एक्चुअली होगी नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट। देखिए, हम रोड को इसलिए बैंक करते हैं, ध्यान रखिए, ताकि जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी, आप जानते हो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ये गाड़ी है, सो ये गाड़ी है, ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, दिस इज द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, और नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। देखिए, अगर गाड़ी ऐसे होती, ये देखिए, गाड़ी अगर ऐसे होती, फिर से मैं लिख रहा हूं टाटा, दैट मीन ये गाड़ी का बैक पोर्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होता है, mg डाउनवर्ड्स होता है, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। सरफेस ये था तो नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर था। लेकिन इस बार जो सरफेस है, सरफेस ऐसी है, इसे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा। अगर आप यहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो याद रखिए, अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। अगर हम चेक करेंगे, इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल था थीटा, इस लाइन का परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है, और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है। गॉट इट? इसलिए एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। इसलिए अगर ये थीटा, ये भी थीटा है। अब जरा रिजोल्व कीजिए, और जब गाड़ी टर्न लेगी, याद रखिए, जब गाड़ी टर्न लेगी, वो कर्व भी हम बनाएंगे। जब गाड़ी टर्न लेगी, तो जब गाड़ी टर्न लेगी तो टर्न कुछ ऐसे होगी, कुछ ऐसे होगी ना, कुछ ऐसे होगी टर्न। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमने कहा हम रोड को इसलिए बैंक करते हैं ताकि नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। लेट्स सी कि विच प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम एन को रिजोल्व करेंगे, एन का एक कंपोनेंट यहां से आएगा, ये बनेगा एन कोस थीटा, और नीचे से इस गाड़ी का mg भी है, और एन का दूसरा कंपोनेंट यहां से आएगा, ये प्रोवाइड करेगा, ये बराबर होगा एन साइन थीटा। अब जरा चेक कीजिए, हमारे पास तीन फोर्सेस है, mg, उसको मैंने रिजोल्व नहीं किया, n को मैंने रिजोल्व किया, n cos थीटा एंड n sin थीटा। मुझे बताइए, n cos थीटा, n sin थीटा और mg में ऐसा कौन सा फोर्स है जो जा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल? ऑफ कोर्स इट इज n sin थीटा व्हिच इज गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। इसका मतलब है यही n sin थीटा प्रोवाइड करने वाला है सेंट्रीपिटल फोर्स, यही हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। सो इसीलिए आप बैंक करते हो। जब आप बैंकिंग करते हो तो नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड आता है। जब नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड आएगा, इसका एक कंपोनेंट आएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, एक आएगा वर्टिकल, जो आ रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, वही प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इससे हम यहां पे लिखेंगे n sin थीटा इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r, और n cos थीटा ये क्या करेगा, ये mg को बैलेंस करेगा, इज इक्वल टू mg। जैसे कॉनिकल पेंडुलम है, वही मसला यहां पर भी आ रहा है। गॉट इट?
कॉनिकल पेंडुलम में एन के बदले टेंशन था, तो बैंकिंग में टी के बदले एन है, नॉर्मल डायरेक्शन है. सो अगेन, सो एन साइन थीटा ये प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और एन कॉस थीटा बराबर है एम जी. सो डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकंड इट विल बी लाइक दिस, एन और एन जाएगा, साइन में कॉस इज टेन. सो टेन थीटा इज इक्वल टू एम और एम जाएगा वी स्क्वायर बाई जी आर. ठीक है, इसलिए v, जो v का वैल्यू आएगा फिर से वही जी आर टेन थीटा. सो ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है एक कर्व्ड रोड पे. जब एक बॉडी कर्व्ड रोड पे चलेगी, एक व्हीकल कर्व्ड रोड पे चलेगी, वहां पे उसकी वेलोसिटी का वैल्यू ये होना चाहिए. और आपने देखा होगा कर्व्ड रोड्स पे, आपने देखा होगा कर्व्ड रोड्स पे जो वेलोसिटी का वैल्यू होता है, स्पीड का वैल्यू होता है, स्पीड का वैल्यू अक्सर वहां पे लिखा होता है. और वो स्पीड का वैल्यू क्या होना चाहिए वो हम निकालते हैं इसी एक्सप्रेशन से, जी आर टेन थीटा. गॉट इट? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल ऑन अ कर्व्ड रोड. ठीक है, ठीक, ओके. दैट मीन्स जो कर्व्ड रोड होगा वहां पे बैंकिंग होगी, और अगर बैंकिंग की गई है तो आप जिस वेलोसिटी से कर्व पे चलेंगे, कर्व को नेगोशिएट करेंगे, वो वेलोसिटी ये है, और बराबर है जी आर थीटा, जी आर टैन थीटा. अब सवाल ये है कि अगर आपने वेलोसिटी बढ़ा दी, अगर आपने वेलोसिटी बढ़ा दी, वेलोसिटी का वैल्यू था 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपका वैल्यू आ रहा है ये 40 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, लेकिन आप चला रहे हो गाड़ी को 50 से. अगर आपने 50 से चला दिया, देखिए थीटा को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये बैंकिंग है, बैंकिंग का एंगल, रोड इसी एंगल पे बैंक हो चुका है, बन गया है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते. मुझे बताइए, अगर आपने वेलोसिटी बढ़ा दी, tan थीटा चेंज नहीं हो सकता है, जी भी चेंज नहीं हो सकता है, तो आप बताइए अगर v इंक्रीज होगा, व्हाट विल हैपन टू द r? r विल आल्सो इंक्रीज. रेडियस इंक्रीज करने का होने का मतलब, यू अंडरस्टैंड, अगर रेडियस इस सर्कल का इंक्रीज होगा, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है गाड़ी अब यहां नहीं रहेगी, गाड़ी आगे जाएगी, ये स्किड करेगी, क्योंकि रेडियस बढ़ने वाला है, रेडियस बढ़ने वाला है सर्कल का, उस सर्कल का जिस सर्कल पे गाड़ी चल रही है, जिस टर्न पे जो टर्न गाड़ी ले रही है, उस टर्न का जो रेडियस आर था, अगर आपने स्पीड बढ़ा दिया तो उस टर्न का रेडियस बढ़ना चाहिए. बढ़ने का मतलब है गाड़ी स्किड होनी चाहिए आउटवर्ड्स. इसका मतलब है इफ योर वेलोसिटी इज मोर देन द डिजाइन वेलोसिटी, if the velocity is more than the design velocity, then the vehicle skids outwards. मैं लिखूंगा if velocity is greater than v, vehicle skids outwards. लेकिन अगर रोड पे फ्रिक्शन भी मौजूद है, फ्रिक्शन भी अवेलेबल है, फिर आपकी गाड़ी स्किड होने से बच सकती है. ठीक, अगर आपके रोड पे फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, लाइक ये ऐसी रोड है जहां पे फ्रिक्शन ना होने के बराबर होगा, फिर आपकी गाड़ी जरूर स्किड होगी. लेकिन अगर आपके रोड पे फ्रिक्शन अवेलेबल है, देयर इज अ फ्रिक्शन अवेलेबल, फिर क्या हो सकता है? आपकी गाड़ी स्किड होने से बच सकती है. इसका मतलब है वहां पे फ्रिक्शन आपको बचा रहा है स्किड होने से. इसका मतलब है फ्रिक्शन एंड बैंकिंग टुगेदर, फ्रिक्शन एंड बैंकिंग टुगेदर. अगर सिर्फ रोड बैंक्ड है, वहां पे फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, तो आपने ऑलवेज गाड़ी को चलाना पड़ेगा इस वेलोसिटी से. और अगर आपने वेलोसिटी इस वैल्यू से बढ़ा दी, आपकी गाड़ी जरूर स्किड होगी. लेकिन अगर वहां पे फ्रिक्शन भी अवेलेबल है, देन लेट्स एनालाइज व्हाट्स गोइंग टू हैपन. सो आई राइट फ्रिक्शन एंड बैंकिंग टुगेदर. ये देखिए, ये आपका बैंक रोड है, ये एंगल थीटा है, बैंकिंग एंगल, ये आपकी गाड़ी है, ये आपकी गाड़ी है जिसका मास है हम. फ्रिक्शन एंड बैंकिंग टुगेदर. हमारा केस जो है, हमारा केस है इफ वेलोसिटी is more than designed. और डिजाइन वेलोसिटी क्या है?
v इज इक्वल टू रूट ऑफ जी आर tan थीटा। ठीक, तो होगा क्या, व्हीकल जो है, व्हीकल स्किड्स आउटवर्ड्स, व्हीकल स्किड्स आउटवर्ड्स, व्हीकल ऐसे स्किड करेगा, ऐसे मीन व्हीकल ऐसे जाएगा। अगर व्हीकल ऐसे जाएगा, फ्रिक्शन कहां से लगेगा, नीचे से। गाड़ी चल रही है ऊपर से, ये स्किड होगी ऐसे, फ्रिक्शन लगेगा ऐसे, तो योर फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग लाइक दिस। गॉट इट? नॉर्मल फ्रिक्शन जहां से था वहीं से लगेगा। ऑलराइट, इसके बाद वही कीजिए जो हम पहले कर रहे थे, नॉर्मल फ्रिक्शन को रिजोल्व कीजिए। ये एंगल थीटा, यहां से आएगा n cos थीटा और यहां से आएगा n sin थीटा, और यहां से तो mg है ही। ऑलराइट, फ्रिक्शन जो है इसको भी रिजोल्व कीजिए, और वी नो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा ही आएगा, इंटीरियर एंगल्स। इसलिए अगर ये फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन है, तो इस फ्रिक्शन के बदले मैं यहां पे लिखूंगा फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट f cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट f cos थीटा, और नीचे वाला कंपोनेंट f sin थीटा। अब ठीक है, और जब गाड़ी टर्न ले रही है, जब गाड़ी टर्न ले रही है, तो टर्न वो जब लेगी वो ऐसे लेगी, ऐसे ऐसे। ठीक, और अब आप चेक कीजिए कौन सा फोर्स है जो जा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, वो फोर्स है n sin थीटा एंड f cos थीटा। इसलिए अब आपकी जो इक्वेशन बनने वाली है, इक्वेशन देखिए, गौर से देखिए इक्वेशन को, ये देखिए, हैव अ लुक। सबसे पहले n sin थीटा f cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इनका नेट आएगा, इनका सम। सो हम लिखेंगे n sin थीटा, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ये इज इक्वल टू जो है, ये लग रहा है जैसे z, इसलिए थोड़ा चेंज करें इसको। f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। फिर क्या बचा, n cos थीटा, फिर बचा n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप देखिए आप कैसे लिख सकते हो, n cos थीटा अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg। तो मैं क्या करूंगा, f sin थीटा को यहां शिफ्ट करूंगा, इसे मैं लिख सकता हूं n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। बात आई समझ में? दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो फिर आप वही कीजिए जो आप पहले करते थे, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। सो आई राइट हियर डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। डिवाइड कीजिए, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। सिमिलरली यहां पे आप लिखेंगे n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, डिवाइडिंग। ओके, इस क्वेश्चन को और सिंपल करने के लिए हम एक और काम कर सकते हैं, वो ये है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं बाय cos थीटा। इफ वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्योंकि आपके ऑप्शंस कुछ ऐसे ही होंगे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ sin थीटा बाय cos थीटा बाय cos थीटा। इसका मतलब मैंने न्यूमरेटर को cos थीटा से डिवाइड किया, लेकिन इक्वेशन को डिस्टर्ब हम ना करें, इसलिए जैसे ऊपर न्यूमरेटर को जिससे डिवाइड करेंगे उसी को डिनोमिनेटर से भी डिवाइड करें। सो डिनोमिनेटर में भी आएगा cos थीटा cos थीटा। अब ठीक है, अब चेक कीजिए, sin थीटा बाय cos थीटा बनेगा tan थीटा, सॉरी, ओके, ये हाँ, एक और काम कर सकते हैं,
एन साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये बनेगा एन टैन थीटा, एन टैन थीटा, एन टैन थीटा। फ्रिक्शन एफ के पहले हम लिखेंगे म्यू एन, म्यू ये आएगा म्यू एन कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इज 1। नीचे आइए, नीचे एन एन ही रहेगा, cos थीटा बाई cos थीटा इज 1 माइनस एफ के पहले म्यू एन साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर एम जी। यहां पे m और m खत्म होगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप इस n को भी कॉमन निकाल सकते हो। यू कैन टेक दिस n एज कॉमन, आप इस n को भी कॉमन निकाल सकते हो। ओके ये देखें, जब इस n को कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा n, अंदर रहेगा tan थीटा प्लस म्यू, नीचे n कॉमन, यहां रहेगा 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी आर। दैट्स इट। सो एन और एन खत्म। तो ये बन जाएगी आपकी वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी पता है ये कौन सी वेलोसिटी होगी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जिससे आप गाड़ी चला सकते हो। क्योंकि इस बार आपको स्किड होने से कौन बचा रहा है, आपको स्किड होने से बचा रहा है फ्रिक्शन फोर्स। और इसमें फ्रिक्शन आ गया, अब फ्रिक्शन और बैंकिंग जब साथ साथ आएंगे, अब आप गाड़ी को किस मैक्सिमम वेलोसिटी से चला सकते हो, ये v जो है ये उस मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू होगा। अब इससे ज्यादा स्पीड से आप गाड़ी को नहीं चला सकते हो। अगर आपने स्पीड इससे भी बढ़ा दिया फिर फ्रिक्शन आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि आपने फ्रिक्शन का यहाँ पे पूरा वैल्यू ले लिया है, फिर आपकी गाड़ी पक्की स्किड हो जाएगी। सो दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विद विच यू कैन नेगोशिएट द कर्व, और इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। Right? So that's it for today. So in the next class we'll discuss कि जो minimum velocity होगी वो कितनी होनी चाहिए। Thank you very much.